substance is the volume of plasma that is completely cleared of the substance by the kidney per unit time. अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? रीनल क्लियरेंस में कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के उस मखसूस वॉल्यूम से वहां से गुजर के कंप्लीटली क्लियर हो जाए किडनी में से, ठीक है, मतलब इसका मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाए और वो रिमेनिंग ब्लड में या प्लाज्मा में ना रहे पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद. Although there is no single volume of plasma that is completely cleared of substances, renal clearance provide a useful way of quantifying the excretory function of kidney. अब देखिए किडनी के अगर हम excretory functions को देख रहे हैं, that means kidney is functioning normal, ठीक है. कोई भी ऐसा वॉल्यूम नहीं है कि जो बिल्कुल क्लियर हो जाए, सब्सटेंस जो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कंप्लीटली क्लियर हो जाए, ठीक है, लेकिन हमें उसको चेक करने के लिए रीनल क्लियरेंस के मेथड्स को देखना पड़ता है कि उन मेथड्स के जरिए या उन सब्सटेंसेस के जरिए जो हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को, उसके जरिए हम किडनी के फंक्शन को देख सकते हैं. सो वी कैन यूज रीनल क्लियरेंस टू क्वांटिफाई द रेट at which the blood flows through the kidneys, as well as glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion rate. अब रीनल क्लियरेंस को जो है उसकी क्वांटिटी देखने के लिए कि वो किस तरह से जो है किस रेट पे ब्लड फ्लो कर रहा है थ्रू बोथ किडनीज, उसके बाद वो फिल्टर भी हो रहा है, फिर वो रीअब्जॉर्प्शन में भी जा रहा है, उसके बाद उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं थ्रू रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशंस. तो वो सारी चीज़ें जो हैं इनके फॉर्मूलाज में आगे हम उसको डिस्कस करेंगे. क्लियरेंस का जो प्रिंसिपल है उसमें कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होनी चाहिए, बड़ी जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर. जो भी प्लाज्मा पास हो रहा है थ्रू किडनीज, अगर उसमें जो भी सब्सटेंस हम चेक करना चाह रहे हैं वो 1 milligram ऑफ दैट सब्सटेंस इन ईच ml, एंड इफ 1 milligram ऑफ दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ईच टाइम. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जो प्लाज्मा से पास हो रहा है किडनी से, उसका जो उस सब्सटेंस की जो क्वांटिटी थी, सब्सटेंस की जो वैल्यू थी वो 1 milligram थी, हर एक ml में 1 milligram ही थी, ठीक है. और हमने देखा है कि एक्सक्रीशन में भी उसका जो रेट है ना वो 1 ml ही आया, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ देन 1 ml per minute ऑफ द प्लाज्मा इज क्लियर्ड ऑफ द सब्सटेंस. 1 ml प्लाज्मा में था, 1 ml एक्सक्रीशन में यूरिन में भी आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि 1 ml जो प्लाज्मा था ना उसने उस सब्सटेंस को क्लियर करता गया, इक्वल था. जितना प्लाज्मा में हो उतना ही अगर वो एक्सक्रीटरी भी हो, इसका मतलब ये कि ये सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, ना इसके अंदर कोई चीज और ऐड हुई है, ठीक है. Clearance refer to the volume of plasma that would be necessary to supply the amount of substance excreted in the urine per unit of time, ठीक है. क्लियरेंस का बेसिकली मतलब ही यही है कि प्लाज्मा का जो भी वॉल्यूम किडनी से गुजर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो अमाउंट जो सप्लाई कर रहा है वो उतना ही एक्सक्रीट आउट भी हो जाए वो यूरिन के अंदर, ठीक है. यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं पहले, फिर हम इसको फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है, कि उसको फिर रीअरेंज करेंगे एज एन इक्वेशन. कि CS लिखा हुआ सी कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस है, ठीक है. उसके बाद मल्टीप्लाई बाय PS है, ठीक है. इसका मतलब प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, फिर ये इज इक्वल टू हो जाता है US के. इसका मतलब ये कि ये यूरिन में कंसंट्रेशन है उसी सब्सटेंस की, ठीक है, एंड दैट इज मल्टीप्लाई विद बाय द V होता है यूरिन फ्लो रेट. मैं इसको रिपीट कर रही हूँ. CS इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है. उसके बाद क्लियरेंस रेट ऑफ दैट सब्सटेंस, क्लियरेंस है ये बेसिकली. CS इज द क्लियरेंस रेट ऑफ अ सब्सटेंस. सब्सटेंस का जो भी नाम हो, हम उसको इन्यूलिन कह दें, आखिर में बाद में जाके क्रेटिनिन कह दें, PH कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन इस वक्त ये क्लियरेंस रेट ऑफ सब्सटेंस है, CS. उसके बाद प्लाज्मा में सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो PS है. US का मतलब ये हो जाता है कि ये इसी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो यूरिन में कितनी है. उसके बाद V जो है वो यूरिन फ्लो रेट शो करता है, ठीक है. यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं. CS इज द क्लियरेंस रेट ऑफ सब्सटेंस एज CS. PS से प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन थी, US से यूरिन में उसकी कंसंट्रेशन थी, B इज द यूरिन फ्लो रेट, ठीक है. इसको अगर रीअरेंज करें इस इक्वेशन को क्लियरेंस की, तो उसमें हम क्या क्या चीज देखेंगे कि क्लियरेंस जो CS है, क्लियरेंस रेट ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू urine concentration of that substance multiplied by the urine flow rate, and finally it is divided with the concentration of that substance in plasma.
ठीक है। Renal clearance of substance is calculated from the urinary excretion rate of that substance divided by its plasma concentration. हमने पीछे यही रीअरेंज जब इसको किया था, यही डिस्कस किया था कि किसी भी सब्सटेंस की जो क्लियरेंस है हमने देखना है उसकी यूरिन के अंदर, उसका फ्लो रेट देखना है, उसकी एक्सक्रीशन रेट देखना है और उसको डिवाइड कर देंगे हम प्लाज्मा में उसी की कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है। यहाँ पे क्लियरेंस जो है, यूज ऑफ क्लियरेंस टू क्वांटिफाई द किडनी फंक्शंस, मुख्तलिफ यहाँ पे उन्होंने इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। ठीक है। उसमें क्लियरेंस रेट आ जाता है, तो हमने अभी जो इक्वेशन पर पढ़ी थी अभी पीछे, वो क्लियरेंस रेट ऑफ दैट सब्सटेंस, उसके बाद वो जो है इज इक्वल टू concentration of that substance in the urine, which is multiplied with the urine flow rate, and finally this answer is divided with the concentration of that substance in plasma. फिर इन्होंने GFR की भी हमें एक दी हुई है। अगर हम GFR को चेक कर रहे हैं तो उस वक्त हमें जो है उसमें क्या चीज़ देखनी, उसकी इक्वेशन में क्या चीज़ आ जाएगी। अगर हम क्लियरेंस रेशो देख रहे हैं तो उसकी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। हम अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो देख रहे हैं, अगेन इसकी जो इक्वेशन है वो चेंज है। फिर रीनल प्लाज्मा फ्लो को इफेक्टिव है एक तो, और दूसरा रीनल प्लाज्मा फ्लो को वैसे हम देख रहे हैं। रीनल ब्लड फ्लो को भी देखना है, तब भी इसकी एक इक्वेशन है। एक्सक्रीटरी रेट में भी हम देख रहे हैं, एक इक्वेशन आ जाता है। रीअब्जॉर्प्शन रेट में भी मुख्तलिफ इक्वेशंस यूज हो रही है। हम क्लियरेंस को देखेंगे, क्लियरेंस की जो इक्वेशन है उसमें सबसे पहले आ जाती है क्लियरेंस रेट ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन यूरिन मल्टीप्लाई बाय विद द यूरिन फ्लो रेट, और फाइनली उसी उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे प्लाज्मा में उसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के साथ। हम इन्यूलिन की कंसंट्रेशन क्लियरेंस देख रहे हैं, कैन बी यूज टू एस्टिमेट द GFR। हम GFR को देखने के लिए कि कितना GFR जो है वो हो रहा है, आइदर कम है, ज़्यादा है, तो हम उसके लिए इन्यूलिन की क्लियरेंस देखते हैं। दैट मीन्स वी आर यूजिंग दैट इंडिकेटर estimate the GFR। इन्यूलिन एक इंडिकेटर है। If a substance is freely filtered, आराम से फिल्टर भी हो गया, ना रीअब्सॉर्ब हुआ, ना सिक्रीट हुआ रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो then the rate at which the substance is excreted in the urine is equal to the filtration rate of that substance by the kidneys। जो भी सब्सटेंस आपने दिया वो फ्रीली फिल्टर हो गया, ना रीअब्सॉर्ब हुआ, ना सिक्रीट हुआ, लेकिन यूरिन में एज इट इज ये मौजूद था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल है फिल्ट्रेशन रेट के बाय द किडनी। ठीक है। इसे हम कैसे देखेंगे? GFR मल्टीप्लाई बाय PS। PS क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन प्लाज्मा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन यूरिन मल्टीप्लाई विद द यूरिन फ्लो रेट। ठीक है। इन्यूलिन सबसे अच्छा इंडिकेटर यूज हो रहा है जिससे हम एस्टिमेट करते हैं GFR कम है, ज़्यादा है, जो भी जितना भी है तो वो GFR को शो करता है बेसिकली ना, क्योंकि हम जैसे इस किसी सब्जेक्ट को इंजेक्ट करते हैं तो ये एज इट इज़ फिल्टर होकर वापस एक्सक्रीटरी रेट के अंदर या यूरिन की एक्सक्रीशन के अंदर ये बिल्कुल एज इट इज़ उतना ही कंसंट्रेशन में मौजूद होता है। ठीक है। द GFR कैन बी कैलकुलेटेड एज द क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस एज फॉलोज। हम GFR की जो अगर इक्वेशन को देखें तो GFR हम कैसे चेक करते हैं? GFR इज इक्वल टू concentration of that substance in urine multiply with urine flow rate, और उसे हम डिवाइड कर देते हैं concentration of that substance in plasma, और ये बिल्कुल इक्वल है क्लियरेंस रेट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, कि जितना GFR था, GFR में वो सब्सटेंस मौजूद था, उतना ही क्लियरेंस के अंदर भी आ गया है। यहाँ पे हमें फिर एक एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि प्लाज्मा इन्यूलिन को अगर दिखाया गया है तो वो अगर 1 mg है पर ml के हिसाब से, ये किसी सब्जेक्ट को इंजेक्ट की गई है, ये प्लाज्मा में जितना अमाउंट फिल्टर हुआ अमाउंट उतना ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है इसी का। ठीक है। तो हम इसकी इक्वेशन में देखें कि GFR में मल्टीप्लाई बाय प्लाज्मा इन्यूलिन, उसके बाद हम देखेंगे यूरिन इन्यूलिन मल्टीप्लाई विद द यूरिन फ्लो रेट। ठीक है। तो GFR अगर 25 है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इन्यूलिन इज नॉट रीअब्सॉर्ब, नॉट सीक्रेटेड, कि ये एज इट इज एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो यूरिन में जो इन्यूलिन की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल इक्वल 125 mg पर ml के हिसाब से आएगी, एंड यूरिन फ्लो रेट इज 1 ml पर मिनट। ठीक है। तो ये 125 ही यूरिन में वापस उतनी ही इन्यूलिन जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है। A substance that fits these criteria is इन्यूलिन। हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि जी ऐसा सब्सटेंस ना रीअब्सॉर्ब होता है, ना सिक्रीट होता है,
और इजीली फिल्टर हो जाता है, उसके बाद एज इट इज़ ही एक्सक्रीशन के अंदर मौजूद होता है। तो इस सारे क्राइटेरिया में इन्यूलिन फिक्स होता है, ठीक है। इन्यूलिन ही है ये। इन्यूलिन खुद क्या है, एक पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 5200 है। Inulin is not produced in the body, is found in the roots of certain plants and must be administered intravenously to a patient to measure the GFR. ये इंसानों की जिस्म में बनता नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी कि हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को इंट्रावेनसली देते हैं। बनता है किस तरह से, कुछ पौधे हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनकी रूट से, उनकी जड़ों से ये बनता है, ठीक है। इन्यूलिन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रेटिनिन क्लियरेंस एंड द प्लाज्मा क्रेटिनिन कंसंट्रेशन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट जीएफआर। कह रहा है कि जो क्रेटिनिन की क्लियरेंस है, हम देखेंगे जो एक्सक्रीशन में क्रेटिनिन मौजूद है, जो प्लाज्मा में क्रेटिनिन मौजूद है, उसकी कंसंट्रेशन, इनको किसी फॉर्मूले में ला के इनको एस्टिमेट करवा रहे हैं हमसे जीएफआर। क्रेटिनिन बेसिकली क्या है, ये बॉडी में ही बनता है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म एंड इट इज क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। जितना बन रहा है वो सारा का सारा एक्सक्रीट आउट हो रहा है, लेकिन होता क्या है, द क्लियरेंस ऑफ क्रेटिनिन कैन आल्सो बी यूज्ड टू असेस जीएफआर। अब आगे क्या हो रहा है कि जो क्रेटिनिन है ना, ये थोड़ा सा सिक्रीट भी होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। कहाँ पर, ये रीनल ट्यूब्यूल सिक्रीट करती है। बिकॉज मेजरमेंट ऑफ क्रेटिनिन क्लियरेंस डज नॉट रिक्वायर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन इनटू द पेशेंट, हमें किसी सब्जेक्ट को इसमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। And this method is much more widely used than inulin clearance for estimating GFR clinically. तो हम creatinine clearance ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एक फ़ायदा ये हमें मिल जाता है कि हमें किसी सब्जेक्ट को इंजेक्शन फॉर्म में मेडिकेशन या कोई डाई नहीं देना पड़ता लाइक इन्यूलिन। लेकिन यहाँ पे क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है ये जीएफआर को एसेस तो कर रही है, लेकिन इसके 2-3 इसकी पॉइंट्स हैं जो कि इसको एज अ परफेक्ट मार्कर ऑफ जीएफआर नहीं शो करते। क्यों? Creatine clearance is not a perfect marker for GFR because a small amount it is secreted by the tubules. So the amount of creatine excreted slightly exceed the amount filtered. अब हम जो इसकी फिल्ट्रेशन में देखेंगे ना, ऊपर से आ रही है 2 मिनट्स कैप्सूल में, उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, लेकिन जो एक्सक्रीट आउट होगी उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों? ट्यूब्यूल्स इसको सिक्रीट भी कर रही है, बाहर भी निकाल रही है वहाँ से। There is normally a slight error in measuring the plasma creatinine that leads to an overestimate of plasma creatinine concentration and these two errors tend to cancel each other. अब हो क्या रहा है, 2 चीज़ें हैं। हम जब प्लाज्मा में क्रेटिनिन को मेजर करते हैं ना, उसके अंदर भी थोड़ा सा ये एरर आ जाता है मेजर करने के अंदर, ठीक है, वो थोड़ा सा कम बताता है। लेकिन हम जब जीएफआर में इसकी एक्सक्रीशन में क्रेटिनिन को देख रहे हैं तो वो थोड़ा उसको ज़्यादा बता रहा है। अब ये जो 2 एरर्स है ना, एक तो देखो क्रेटिनिन क्लियरेंस के अंदर की फिल्ट्रेशन में कम है लेकिन एक्सक्रीशन में थोड़ी सी क्रेटिनिन ज़्यादा है। प्लाज्मा में अंदर क्रेटिनिन जो है वो थोड़ी सी एरर है उसके अंदर, उसकी मेजरमेंट में वो थोड़ा सा ज़्यादा बताती है। तो हम करते क्या है, इसको जब फाइनल सेटल डाउन करते हैं टू एस्टिमेट द जीएफआर, हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि जी यहाँ पर भी थोड़ा सा एरर था इन एक्सक्रीशन रेट और थोड़ा सा एरर जो वो प्लाज्मा क्रेटिनिन के, तो फिर एक फॉर्मूला इसके लिए यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए हम इसको वो अप्लाई करते हैं। तो क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है हमें एक रीजनेबल एस्टिमेट बताती है फॉर जीएफआर, ठीक है। क्योंकि एरर प्लाज्मा में भी है थोड़ा सा और एरर जो है वो यहाँ पर भी है जहाँ पे क्लियरेंस हो रही है, तो हम दोनों को ओवर एस्टिमेट करते हैं ऑफ प्लाज्मा क्रेटिनिन कंसंट्रेशन एंड दीज टू एरर टेंड टू कैंसिल ईच अदर, ठीक है। जो एरर किडनी ट्यूब्यूल के अंदर था कि वो क्रेटिनिन सिक्रीट कर रहा था और ज़्यादा बता रहा था वो, और क्योंकि मेजरिंग ऑफ प्लाज्मा क्रेटिनिन, दीज बोथ एरर्स आर ओवर एस्टिमेट and these two errors tend to cancel each other. तो इन दोनों को उस फॉर्मूले में फिट करके दोनों को कैंसिल करके क्रेटिनिन क्लियरेंस प्रोवाइड अस अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ जीएफआर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक डायग्राम और एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जीएफआर बताया जा रहा है 100 तक है, सीरम क्रेटिनिन बताई जा रही है हमें, ठीक है, ये 0 और ये 1 तक नॉर्मल होती है। उस बाद क्रेटिनिन प्रोडक्शन एंड रीनल एक्सक्रीशन की भी बात की जा रही है। हमेशा याद रखिएगा जीएफआर और सीरम क्रेटिनिन इनवर्सली रिलेटेड हैं। अगर जीएफआर ज़्यादा होगा तो क्रेटिनिन कम होगी, ठीक है। अगर क्रेटिनिन ज़्यादा हो जाएगी तो जीएफआर कम हो जाएगा। ये इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। हम इसको अगर क्लिनिकली सोचें तो अगर क्रेटिनिन ज़्यादा है इसका मतलब है सब्जेक्ट जो वो रीनल फेलियर में चला गया। हम उसको क्लिनिकली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट की क्रेटिनिन सीरम क्रेटिनिन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, हम उसको सोचते हैं कि जी ये हो गई है 3 और 4 पे हो गई है, इसका मतलब किडनीज आर फेल्ड, नेफ्रॉन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड द सब्जेक्ट जीएफआर टेंड टू डिक्रीज।
ऐसा ही है। अगर हम सोचते हैं इस सब्जेक्ट की जो है वो क्रेटिनिन नॉर्मल है, लाइक 1.0 तक है, ये जो यहाँ पे मेरा आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है 1 तक है, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब है किडनी फर्स्ट क्लास काम करिए, बड़ा अच्छा काम करिए, जीएफआर इज नॉर्मल। ठीक है, तो ये इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस डायग्राम में क्रेटिनिन प्रोडक्शन एंड रीनल एक्सक्रीशन के अंदर भी हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि पॉजिटिव बैलेंस भी आ रहा है हमारे पास एक्सक्रीशन का, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये पॉजिटिव बैलेंस कौन सा है, ये सिक्रीट हो रहा था उसके अंदर। ठीक है, ये प्रोड्यूस भी हो रहा है उसके अंदर। सो एक्सक्रीशन, जीएफआर और प्लाज्मा क्रेटिनिन कंसंट्रेशन, जिसको हमने बताया था जब हम क्लियरेंस को जब चेक कर रहे होते हैं, तो क्लियरेंस में हम इसको इन दोनों चीज़ों को प्लाज्मा में जो क्रेटिनिन होती है या एक्सक्रीशन के अंदर जो उसका पॉजिटिव बैलेंस होता है, हम इसको जो है वो कैंसिल कर देते हैं। कुछ केसेस में ये बड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता कि हम सब्जेक्ट का यूरिन कलेक्ट करें फॉर मेइंग द क्रेटिनिन क्लियरेंस। An approximation of change in the GFR can be obtained by simply measuring plasma creatinine concentration, which is inversely proportional to GFR. हम अगर क्रेटिनिन क्लियरेंस को देखते रहें तो हम देखें कि कितनी क्रेटिनिन क्लियर हुई, कितनी यूरिन के सैंपल्स लें, ऐसा ही है। हम क्या करते हैं इसमें, हम सीरम पेशेंट के को जो इसको सिंप्लीफाई करके मेजर करने के लिए, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, हम प्लाज्मा में क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन देख लेते हैं। हमें पता होता है कि अगर, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि क्रेटिनिन जो है वो नॉर्मल है तो जीएफआर ज़्यादा होगा, अगर क्रेटिनिन ज़्यादा है तो जीएफआर कम होगा, विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर। तो जो सी प्लाज्मा में क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन है वो जीएफआर के उलट आती है। जीएफआर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा क्रेटिनिन विल बी लो और नॉर्मल, और अगर जीएफआर कम है तो इसका मतलब है कि प्लाज्मा क्रेटिनिन कंसंट्रेशन विल बी हाई। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है क्रेटिनिन क्लियरेंस का, तो हम यूरिन क्रेटिनिन देखते हैं इसमें, और जो है वो यूरिन फ्लो रेट, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लाज्मा क्रेटिनिन के साथ। लेकिन सबसे इजी और सिंप्लीफाई मेथड ये है कि आप सिर्फ प्लाज्मा क्रेटिनिन कंसंट्रेशन देख लें, उसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि इस सब्जेक्ट का जो है वो जीएफआर कैसा है। If GFR suddenly decreases by 50%, GFR कम हो गया, the kidney will transiently filter and excrete 1/2 as much creatinine. ठीक है, आधा ही करेगी, causing accumulation of creatinine in the body fluids and rising the plasma concentration of these byproducts. अगर किसी सब्जेक्ट का GFR 50% कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, किडनी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो वो फिल्टर और एक्सक्रीट करेगी 1/2 as much creatinine, आधा कोई करेगी, और ज़्यादातर क्या करेगी, उसी क्रेटिनिन को जो है वो बॉडी फ्लूइड्स में राइज करती रहेगी, जमा करती रहेगी, एक्यूमुलेट करेगी। तो प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन है क्रेटिनिन की वो राइज होना शुरू हो जाएगी। जैसा भी मैंने बात की थी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन विल कंटिन्यू टू राइज अंटिल द फिल्टर्ड लोड ऑफ क्रेटिनिन and the creatinine excretion return to normal and a balance between creatinine production and excretion re-established. उस वक्त तक ये नॉर्मल नहीं हो सकता, प्लाज्मा में क्रेटिनिन बढ़ती ही रहेगी उस वक्त तक जब तक कि फिल्टर्ड लोड क्रेटिनिन का, फिल्ट्रेशन के अंदर क्रेटिनिन ना आ जाए और वो एक्सक्रीट आउट ना होना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये कि वो फिल्टर भी उतना ही हो जितनी बन रही थी बॉडी के अंदर, वो एक्सक्रीट भी उतनी हो जितनी बन रही थी, क्योंकि जो सिक्रीटरी इफेक्ट है वो तो वैसे ही यूरिन, वो तो वैसे ट्यूब्यूल से सिक्रीट हो रहा है। और जब तक कि ये जो बैलेंस है उसका वो रीस्टैब्लिश ना हो जाए, कि वो बन भी रही है और एक्सक्रीट भी हो रही है, वो सारा का सारा शो हो जाए, प्लाज्मा में शो ना हो, कहाँ हो, कि ये वापस यूरिन में बाहर आ जाए। ठीक है, तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन उसकी बढ़ती ही रहेगी उस वक्त तक कि ये फिल्ट्रेटेड लोड जो इसका फिल्टर लोड है क्रेटिनिन का वो ज़्यादा ना हो जाए, या इसकी क्रेटिनिन ज़्यादा ना हो जाए एंड एन एक्सक्रीशन। जब तक ये दोनों चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी तो क्रेटिनिन जो है वो प्लाज्मा में बढ़ती रहेगी और सब्जेक्ट जो है वो फेलियर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस ग्राफ में हमें प्लाज्मा क्रेटिनिन कंसंट्रेशन नज़र आ रही है, यहाँ पे वाई एक्सिस में ये 14 तक चली गई है, फिर यहाँ पे जीएफआर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर ये जीएफआर नॉर्मल 125 है तो अगर हम यहाँ पे इसको मिक्स करें, यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ अगर इसको हम क्लोज करें तो ये 1 mg/100 ml है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम देखें ये बढ़ रही है तो इसका मतलब जीएफआर भी जो है ना वो कम हो रहा है। अगर क्रेटिनिन हम देखें 8 पे पहुंच गई है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है जीएफआर 25 पे, ऑपरेशन किसमें, किडनी फेलियर के अंदर है।
GFR falls to 1/4 normal, ये उसी डायग्राम की बात बता रहा है जो पीछे हमने अभी ये देखी यहाँ पे। The plasma creatinine would increase to about 4 times normal. अगर ये 1/4 GFR गिरेगा ना तो वो 4 गुना ज़्यादा creatinine बड़ा हो जाएगा उसका। A decreased GFR to 1/8 normal would rise plasma creatinine to 8 times normal. ठीक है, वो जितना गिरता जाएगा GFR कम होता जाएगा, क्रेटिन उसके मुकाबले में 4 गुना और 8 गुना ज़्यादा होती जाएगी। अंडर स्टेट कंडीशंस द क्रेटिनिन एक्सक्रीशन रेट इक्वल्स द रेट ऑफ क्रेटिनिन प्रोडक्शन डिस्पाइट रिडक्शन इन GFR। अगर नॉर्मल भी कंडीशन है किसी सब्जेक्ट की, GFR बेशक कम भी है, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस के ये वहाँ पे मेंटेन हो गया, तो जितनी क्रेटिनिन बन रही है, ठीक है, जितनी इसकी एक्सक्रीशन है उसकी प्रोडक्शन, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये फिर बेशक GFR कम हो, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है वो सिवियरिटी में नहीं जाएगा रीनल फेलियर की। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस जा रही हैं, जितनी एक्सक्रीट आउट हो रही है उतनी ही बन भी रही थी, बेशक GFR थोड़ा सा कम भी हो तो किडनी फेलियर की तरफ नहीं जाएगी। ऐसा भी होता है ना कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, किडनी फेलियर को आगे डिस्कस करेंगे, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 2 3 4। तो वहाँ पे ये होता है कि क्योंकि कुछ मेडिकेशंस पे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें होता ये है कि GFR जो है ना थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है, लेकिन किडनी को एक्यूमुलेट, किडनी के जरिए जो है वो प्लाज्मा क्रेटिनिन एक्यूमुलेट नहीं होने दे रहे होते हैं, तो GFR बेशक कम होता है, लेकिन क्योंकि कुछ मेडिकेशन पे सब्जेक्ट होता है तो जिसकी वजह से वो सारी क्रेटिनिन और वो यूरिन फ्लोरेट होकर वो सारा का सारा जितना बन रहा है क्रेटिनिन वो उतना एक्सक्रीट आउट भी हो रहा है। तो आप उसी GFR एस्टिमेट करेंगे तो थोड़ी सी उसके अंदर प्रॉब्लम नजर आती है। PAH, plasma amino para amino hippuric acid clearance can be used to estimate the renal plasma flow. पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड क्लियरेंस, अब ये हम किसको चेक कर रहे हैं? रीनल प्लाज्मा फ्लो। If a substance is completely cleared from a plasma, the clearance rate of that substance is equal to the total renal plasma flow. कोई भी सब्सटेंस प्लाज्मा से कम्प्लीटली अगर क्लियर हो रहा है तो इसका जो क्लियरेंस रेट है ना वो इक्वल हो जाता है टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो के। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिलीवर टू द किडनी एंड ब्लड, ठीक है, रीनल प्लाज्मा फ्लो और फिर ये कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन प्लाज्मा वुड बी इक्वल टू द अमाउंट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा उसी तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो सब्सटेंस जो है वो डिलीवर हो रहा है किडनी को इन द ब्लड, जो ज़्यादा प्लाज्मा वहाँ से गुजर रहा है सारा, वो इक्वल होना चाहिए जितना ही एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ठीक है, ये भी क्लियरेंस शो कर रहा है। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो को हम जब देखेंगे तो उसका भी फॉर्मूला बिल्कुल GFR की तरह सा ही है। कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन यूरिन मल्टीप्लाई विद यूरिन फ्लो रेट डिवाइडेड विद कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन प्लाज्मा, और ये इक्वल हो जाता है क्लियरेंस रेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो और क्लियरेंस रेट जो है ये इक्वल हो जाएंगे। Because the GFR is only about 20% of the total plasma flow. जो total plasma flow है GFR उसकी 20% है। A substance that is completely cleared from the plasma must be excreted by tubular secretion as well as glomerular filtration. GFR की बात हम कर रहे हैं कि जो कि 20% है टोटल प्लाज्मा फ्लो के, कोई भी सब्सटेंस अगर completely क्लियर हो जाता है फ्रॉम द प्लाज्मा, वो एक्सक्रीट भी हो रहा है, ठीक है, मस्ट बी एक्सक्रीटेड बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है, एज वेल एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में भी आ रहा वो भी बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए, जो ट्यूबुलर सिक्रीशन में आ रहा वो भी एक्सक्रीट हो जाए। देयर इज नो नोन सब्सटेंस दैट इज कंप्लीटली क्लियर्ड बाय द किडनी। कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है। इन्यूलिन था जो कि हम बाहर से दे रहे थे। क्रेटिनिन की हमने बात की थी कि क्रेटिनिन भी सिक्रीट हो रहा है। पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड भी ऐसा ही एक सब्सटेंस है जो कि यहाँ पर हम देखेंगे ये भी सिक्रीट हो रहा है कहीं पे किडनी से। तो कोई ऐसा सब्सटेंस नोन नहीं है जो बॉडी प्रोड्यूस भी कर रही हो और पूरा कंप्लीटली ये जो है एक्सक्रीट आउट भी हो रहा हुआ है। वन सब्सटेंस पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड इज अबाउट 90% क्लियर्ड फ्रॉम द प्लाज्मा। 90%, क्यों? आगे डिस्कस करते हैं। The clearance of PAH or para-amino hippuric acid can be used to estimate approximate renal plasma flow. ये पहले हम अभी डिस्कस कर चुके। To be more accurate, one can correct for the percentage of pH that is still in the blood when it leaves the kidney. इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो उसकी परसेंटेज पीएच की है, इसको जो ब्लड के अंदर मौजूद है और जो किडनी के अंदर से निकल रही है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वन कैन करेक्ट फॉर द परसेंट ऑफ पीएच दैट इज स्टिल इन द ब्लड व्हेन इट लीव्स द किडनी।
आप परसेंटेज जो है पीएच की जो कि ब्लड से रिमूव हो रही है, ठीक है, इज नोन एज द एक्सट्रैक्शन रेशियो ऑफ पीएच। हाँ, इसका मतलब है ब्लड से एक्सट्रैक्ट हो रही है। ये एवरेज कितनी ब्लड से हम निकाल सकते हैं, ये 90% निकाल सकते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल किडनी। डिजीज किडनी में जो एक्सट्रैक्शन रेशियो है, दैट मीन्स दैट पीएच इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड may be reduced because of inability of damaged tubules to secrete pH into the tubular fluid, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन रेशियो जो ये थोड़ा सा और कम हो जाता है क्योंकि जो डैमेज ट्यूब्यूल्स हैं ये पीएच को ट्यूबुलर फ्लूइड में इतना सीक्रेट नहीं कर पा रही होती। रीनल प्लाज्मा फ्लो को अगर हम कैलकुलेशन में देखें तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन जो उसकी होती है, ठीक है, क्योंकि सीक्रेट हो रहा है ट्यूब्यूल से 0.01 मिलीग्राम पर ml है। यूरिन में जिसकी कंसंट्रेशन हमें नजर आती है वो 5.85 mg पर ml है और यूरिन फ्लो रेट इज ऑलवेज 1 ml पर मिनट, ठीक है। सो पीएच क्लियरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द रेट ऑफ यूरिनरी पीएच एक्सक्रीशन। अब यूरिन में इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 5.85 और फिर यूरिन फ्लो रेट के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे प्लाज्मा की पीएच कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, तो हमें टोटल क्लियरेंस पीएच की कितनी मिलेगी 585 ml पर मिनट, ठीक है। रीनल प्लाज्मा फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए पैरामाइन हिपेरिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है टू कैलकुलेट और टू एस्टिमेट द रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब ये भी कोई रीनल प्लाज्मा फ्लो को भी चेक करने के लिए कोई एक नोन इस तरह का सब्सटेंस नहीं है कंप्लीटली जो क्लियर हो जाए, क्योंकि पीएच भी जो है वो सीक्रेट होता है इन रीनल ट्यूब्यूल्स। ये किस तरह से हम चेक करते हैं कि हम पीएच को जो है परसेंटेज ऑफ पीएच पैरामाइन हिपेरिक एसिड जो रिमूव होता है ब्लड से, उसे हम कहते हैं ये इतना एक्सट्रैक्शन रेशियो, इतना हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया ब्लड से रिमूव कर दिया है। एवरेज कितना कर सकते हैं नॉर्मल किडनी के जरिए हम इसको 90%। डिजीज की किडनी में ये एक्सट्रैक्शन रेशियो कम हो जाता है, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ डैमेज ट्यूब्यूल्स टू सीक्रेट पीएच इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड, तो सारा जो डैमेज ट्यूब्यूल्स होती है ना वो उसको कंप्लीटली जो है वो करने के। अब ट्यूब्यूल्स की अगर बात करें डैमेज किडनी की बात करें तो सारी ट्यूब्यूल्स डैमेज नहीं है, कुछ रह भी जाती हैं जो ये सीक्रेट भी कर रही हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर डैमेज ट्यूब्यूल्स जो है वो पीएच सीक्रेट नहीं कर पा रही होती। प्लाज्मा में जिसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन 0.01 है, यूरिन में इसकी कंसंट्रेशन 5.85 है, यूरिन फ्लो रेट इज ऑलवेज 1 ml पर मिनट। हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं यूरिन में जिसकी कंसंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यूरिन फ्लो रेट के साथ, बाद में इसको हम डिवाइड कर देते हैं इसकी प्लाज्मा पीएच कंसंट्रेशन के साथ विच इज 0.01 mg पर ml। सो क्लियरेंस ऑफ पीएच कैलकुलेट्स टू बी 585 ml पर मिनट, राइट। If the extraction ratio of pH is 90%, the actual renal plasma flow can be calculating by divide 585 जो हमने total clearance बताई थी by 0.9। आप इसके साथ 0.9 ये 90% जो है इसकी एक्सट्रैक्शन रेशियो है, आपने टोटल क्लियरेंस देखी थी उसके साथ फिर हम इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे 0.9 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 650 ml पर मिनट। तो एक्चुअल जो है रीनल प्लाज्मा फ्लो इज 650 ml पर मिनट, ठीक है, टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है। हमने जब क्या देखा था पीएच की क्लियरेंस देखी थी, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया एक्सट्रैक्शन रेशियो के साथ, सो नाउ वी हैव 650 ml पर मिनट ऑफ टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो। द एक्सट्रैक्शन और जो एक्सट्रैक्शन रेशियो है pH का, एक्सट्रैक्शन रेशियो pH is calculated as the difference between the renal arterial pH and renal venous pH concentration divide by the renal arterial pH concentration। अब ये जो एक्सट्रैक्शन रेशियो ऑफ pH है हम इसको कैसे देखते हैं, रीनल आर्टीरियल pH में से माइनस कर देते हैं हम रीनल वीनस आर्टीरियल पीएच, फिर फाइनली इसको डिवाइड कर देते हैं जो कि प्लाज्मा में इसकी जो है या रीनल आर्टीरियल पीएच कंसंट्रेशन के साथ इसको फिर डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सट्रैक्शन रेशियो बेसिकली मिल जाता है। कैसे हम कैसे देखते हैं डिफरेंस किसका है, ये बेसिकली रीनल आर्टीरियल, उसके बाद रीनल वीनस पीएच, ठीक है, और उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं रीनल आर्टीरियल पीएच के साथ, फिर ठीक हो गया, तो हमें एक्सट्रैक्शन रेशियो मिल जाता है और नॉर्मली वो है 0.9 या हम इसे 90% कहते हैं। One can calculate the total blood flow through the kidney from the total renal plasma flow and hematocrit, the percentage of RBCs in the blood। ये पहले जब हम अभी शुरू में हमने जब वॉल्यूम्स वगैरह चेक करे थे उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है
इससे हम टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो के जरिए हम टोटल ब्लड फ्लो को कैलकुलेट करते हैं। वन कैन कैलकुलेट टोटल ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज फ्रॉम द टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड हेमाटोक्रेट। तो हेमाटोक्रेट क्या है? ये बेसिकली परसेंटेज आरबीसीज की इन द ब्लड। इफ द हेमाटोक्रेट इज 0.45, किसी एडल्ट का 0.45 है, एंड द टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो 650 जो हम पीछे कर चुके हैं, तो टोटल ब्लड फ्लो थ्रू बोथ किडनीज इज 650, 1 माइनस हेमाटोक्रेट, और हम ये कह दें कि ये 1182 ml पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ। टोटल ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज फ्रॉम द टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड हेमाटोक्रेट, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल ब्लड फ्लो को। ठीक है, हेमाटोक्रेट बेसिकली क्या है? परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन ब्लड। अगर हेमाटोक्रेट 0.45 है और टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो 650 है, तो द टोटल ब्लड फ्लो थ्रू बोथ किडनीज, हम बेसिकली टोटल ब्लड फ्लो कितना ब्लड जो उसमें से गुजर रहा है मिनट के हिसाब से। रीनल प्लाज्मा फ्लो मालूम कर चुके थे 650 था। ठीक है, उसके बाद 650, उसके बाद ये जो इक्वेशन थी 1 माइनस हेमाटोक्रेट, ये रीनल प्लाज्मा फ्लो का एक जो है रीनल ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है। और इसको जब हम इस फॉर्मूले में फिट करेंगे 65 डिवाइडेड बाय 1 माइनस हेमाटोक्रेट 0.45, तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ जाती है वो 1182 ml पर मिनट जो है ये टोटल ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज है। ठीक है, filtration fraction. Filtration fraction क्या है? Basically it is calculated from the GFR divided by renal plasma flow. To calculate the filtration fraction, which is the fraction of plasma that filters through the glomerular membrane, one must first know the renal plasma flow. pH clearance पता होनी चाहिए हम filtration fraction मालूम करने के लिए हमें, and the GFR, इसका मतलब इन्यूलिन क्लियरेंस के जरिए हमें GFR भी पहले पता होना चाहिए, पीएच क्लियरेंस भी पता होनी चाहिए, तो हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसको? फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन को। और फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन क्या है? ये फ्रिक्शन ऑफ प्लाज्मा है जो फिल्टर कर रहा है थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से। अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो 650 ml है, GFR 125 है, द फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड एज GFR डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो। कितनी फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन आ जाएगी? 0.90। ठीक हो गई ये बात? ये बड़ा आसान सा है। फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है हमारे पास पीएच क्लियरेंस होनी चाहिए, इन्यूलिन क्लियरेंस या जीएफआर होनी चाहिए कि नॉर्मल कितना होता है, कितना मेजर किया गया किसी सब्जेक्ट में। अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो 650 ml पर मिनट है और GFR 125 है, तो फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? GFR डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो GFR 125 था, रीनल प्लाज्मा फ्लो 650 था, तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.19 इज फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन, मतलब इतना जो है वो प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स। कैलकुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन फ्रॉम रीनल क्लियरेंस। अब किसी की रीनल क्लियरेंस के थ्रू हमें पता चले कि कौन सा सब्सटेंस था जो कितना रीअब्जॉर्ब हो गया, उसकी सिक्रीशन कितनी थी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। If the rate of glomerular filtration and the renal excretion of a substance are known, अब हमें एक्सक्रीशन पता हो, ठीक है, इसका मतलब हमें क्लियरेंस का पहले से ही थोड़ा सा पता हो, ठीक है। फिर हमें पता हो कि ये फिल्ट्रेशन में कितना था, ज़्यादा कि क्लियरेंस को चेक जब हम करते हैं तो हमें फिल्टर्ड फ्लूइड का भी पता होता है, ठीक है। वन कैन कैलकुलेट वेदर देयर इज अ नेट रीअब्जॉर्प्शन और अ नेट सिक्रीशन ऑफ दैट सब्सटेंस बाय द रीनल ट्यूब्यूल। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेट ऑफ एक्सक्रीशन किसी सब्सटेंस का देख रहे हैं तो हम यूरिन में उसका सब्सटेंस देख रहे हैं विद अ फ्लो रेट is less than the filtered load of the substance. GFR, substance concentration in the plasma, then some of the substance must be reabsorbed from the renal tubules. एग्जाम्पल मैं इसको समझाती हूँ। अगर किसी सब्सटेंस की एक्सक्रीशन जो है वो कम है फिल्टर लोड के मुकाबले में, फिल्टर तो ज़्यादा हुआ लेकिन यूरिन में तो आया ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्सटेंस कहीं पे रीनल ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब हो गया है। सही बात है। एक्सक्रीशन रेट का हम किस तरह से देख रहे हैं? इसमें फॉर्मूला, यूरिन में उसकी एक्सक्रीशन रेट देख रहे हैं मल्टीप्लाई विद यूरिन फ्लो रेट,
यूरिन फ्लो रेट में अगर वो फिल्टर्ड लोड और वो जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा था, जो फिल्टर्ड लोड था, लेकिन एक्सक्रीशन में वो सब्सटेंस नज़र नहीं आया, दैट मीन्स दिस सब्सटेंस मस्ट हैव बीन रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। सोडियम में भी देखेंगे, हम ग्लूकोज भी देखेंगे, बहुत सारे सब्सटेंसेस देखेंगे जो फिल्टर्ड लोड एक है लेकिन एक्सक्रीटरी रेट कुछ और है, दैट मीन्स दिस सब्सटेंस विच इज फिल्टर्ड थ्रू किडनीज and it is not present in the same amount in the urine. This amount must be reabsorbed somewhere in the renal tubules. Conversely, if the excretion rate of substance is greater, it's filtered load. Filtered load तो था इसका, आया था, फॉर एग्जाम्पल 200 था, जब एक्सक्रीशन यूरिन में देखा तो 300 के करीब था. Then the rate at which it appears in the urine present the sum of the rate of glomerular filtration and tubular secretion. इसका मतलब है कि ये secretion भी हुई है. भाई filtered में जो आया था उसके मुकाबले में अगर ये ज़्यादा यूरिन में महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि filtration के साथ साथ यहाँ पे tubular secretion भी थी इस substance की. ठीक है? The following example demonstrate the calculation of tubular reabsorption. हम कुछ लेबोरेटरी वैल्यूज ले लेते हैं. यूरिन फ्लो रेट 1 ml है. सोडियम की यूरिन में कंसंट्रेशन हमने देखा 70 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है या 70 माइक्रो इक्विवेलेंट्स पर ml है. ठीक है. प्लाज्मा में इसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कितनी है? 140 मिली इक्विवेलेंट्स है. और GFR हम देख चुके हैं कि ये 100 है. ठीक है. प्लाज्मा में कितना है? 140 है. यूरिन में कितना मौजूद है? ये 70 मौजूद है. ठीक है. और GFR हमने कितना बताया? ये 100 ml है. यूरिन फ्लो रेट कितना है? 1 ml के करीब है. हम आगे आते हैं. इफ दिस एग्जांपल द फिल्टर्ड सोडियम लोड इज GFR, फिल्टर्ड लोड जो है इसका GFR के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 100 ml GFR था और 140 जो है वो फिल्टर्ड लोड था. इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लाई हो गया ना, सिर्फ ये 14,000 था हमारे पास. ठीक है. यूरिन फ्लो रेट के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यूरिन में कितना था? 70 था, तो ये 70 ही यूरिन में मौजूद. देयरफॉर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज द डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर्ड लोड एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन. 1400 था टोटल, क्योंकि हमने 140 सोडियम था. कहाँ पे? फिल्टर्ड लोड था. 100 GFR था. हमने देखा ये 14,000 बन चुका था. हमने देखा यूरिन में इसकी जो एक्सक्रीशन थी वो 70 के करीब है. तो हम इस क्या देखेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि ये जो है 14,000 में से आपने -70 कर दिया तो कितना बच गया? 13,930. ये वो अमाउंट है जो कि रीएब्सॉर्ब हो गया. ठीक है. GFR कितना था? 100 था. ठीक है. और यूरिन प्लाज्मा जो यूरिन का जो फ्लो रेट था वो 1 था, 1 ml. तो हमने देखा यूरिन में एक्सक्रीशन सोडियम की जो वो 70 थी. प्लाज्मा में जो इसका रेट था वो था 140. तो हम जो फिल्टर्ड लोड था सोडियम का उसे GFR के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 140, तो ये 14,000 हो गया. हम अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो सोडियम की है वो डिफरेंस देखेंगे फिल्टर्ड लोड और यूरिन एक्सक्रीशन के बीच में क्या था. फिल्टर्ड लोड था 14,000, एक्सक्रीशन थी 70. इनको हमने जब 14,000 में 70 को माइनस किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाती है वैल्यू वो 13,930 है. इसका मतलब इतना सब्सटेंस जो है या इतना सोडियम वो रीअब्जॉर्ब हो चुका है. ठीक है. यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बता दें. एनीवन? चलिए आगे चलते हैं. कंपैरिजन ऑफ इन्यूलिन क्लियरेंस विद द क्लियरेंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स. हम इन्यूलिन की क्लियरेंस को देख रहे हैं. ठीक है. इन्यूलिन comparison of inulin clearance with the clearance of different solutes. The following generalization can be made by comparing the clearance of substance with the clearance of inulin, a measure of GFR. हम inulin के साथ कुछ और substances को देख रहे हैं. If the clearance rate of a substance equals that of inulin, the substance is only filtered and not reabsorbed or secreted. ये तो बात बड़ी कॉमन और बड़ी जो है वो इजी सी थी. हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका क्लियरेंस रेट हम देख रहे हैं, अगर उसका क्लियरेंस रेट उस सब्सटेंस का बिल्कुल इन्यूलिन के इक्वली है, दैट मीन्स दिस सब्सटेंस ओनली फिल्टर्ड
एंड दिस सब्सटेंस इज नॉट रीअब्सॉर्ब और सिक्रेटेड, कोई उसमें ऐड भी नहीं हुआ, ये कोई यहाँ से गायब भी नहीं हुआ. If the clearance rate of a substance is less than inulin clearance, अगर इन्युलिन्स के मुकाबले में वो जो सब्सटेंस क्लियर हो रहा था वो कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये सब्सटेंस कहीं पे रीएब्सॉर्ब हो गया बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स. ये बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है इसके अंदर कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे सब्सटेंसेस के साथ सॉल्यूट्स का. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी क्लियरेंस रेट इन्युलिन के इक्वल है, इसका मतलब वो सिर्फ फिल्टर हुआ, रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ. कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी क्लियरेंस जो है वो इन्युलिन से कम है, इसका मतलब ये रीअब्सॉर्ब हो गया. और कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंसंट्रेशन इन्युलिन के मुकाबले में ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि ये सिक्रीट हुआ है, ठीक है, बाय द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स. अगर उसके मुकाबले में ज़्यादा आ जाती है दैट ऑफ इन्युलिन, इसका मतलब ये सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट हुआ है बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स. यहाँ तक अगर कोई बात ना समझ आई हो बच्चों तो मुझे अभी बता दें कि हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे लेक्चर को, बल्कि मैं रिकैप थोड़ा सा और करूँगी भी इसको. हम कुछ सब्सटेंसेस की क्लियरेंस रेट देखते हैं. ग्लूकोज हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके थे कि बिल्कुल भी यूरिन में अपीयर नहीं होता, तो उसका क्लियरेंस रेट है 0. सोडियम का क्लियरेंस रेट जो है वो 0.9 है ml पर मिनट के हिसाब से. क्लोराइड 1.3 है, पोटेशियम 12 है, फॉस्फेट 25, इन्यूलिन खुद जो है अगर हम देते हैं तो वो 125 है, और क्रेटिनिन जो है वो 140 के करीब है. ठीक है, हमने क्लियरेंस मेथड्स कुछ डिफरेंट देखे हैं, आज डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने देखा कि कोई भी सब्सटेंस जो कि किडनी से क्लियर हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो किडनी से क्लियर हो रहा है, तो उसको किसी फॉर्मूले में हमने जो है वो एडजस्ट करके हमने देखा है कि कितना क्लियर हो रहा है. फिर हमने उसके लिए दो तीन एक डाई को देखा था, और जो कि आउटसाइड हम दे रहे हैं सब्जेक्ट को, एनिलीन को देखा था. इन्युलिन की क्वालिटी थी कि वो हम इंट्रावीनस देना पड़ रहा था, ना वो रीअब्सॉर्ब हो रहा था ना वो सिक्रीट हो रहा था. वो सिर्फ जैसे ही आईवी किसी को इंट्रावीनस आपने दिया, उसके बाद आपने उसका जीएफआर एस्टिमेट किया, जीएफआर को चेक करने के लिए इन्युलिन दिया हमने, तो हमने देखा जितना दिया था उतना ही फिल्टर होके आ गया, उतना ही एक्सक्रीशन रेट यूरिन में भी उतना ही मौजूद है. ठीक है, फिर हमने एक दूसरा सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर ही बन रहा था मसल मेटाबोलाइट्स में से, ठीक है, क्रेटिनिन क्लियरेंस, तो उसको किया. तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा एस्टीमेट वैसे इसी से आता है, क्योंकि इसमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे, हम सब्जेक्ट को कोई चीज़ दे नहीं रहे, हमें इंट्रावेनस इंजेक्टेबल फॉर्म में कोई नहीं देनी पड़ रही. तो क्रेटिनिन क्लियरेंस में जो है उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है उसको चेक करने के लिए टू एस्टिमेट द जीएफआर, उसमें हमने ये देखा था कि वो जनाब क्रेटिनिन जो है वो सिक्रीट हो रही है थोड़ी सी. फिर हमने देखा कि क्रेटिनिन को जब हम मेजर करते हैं प्लाज्मा क्रेटिनिन, उसके अंदर भी उसको जो है थोड़ा सा एरर आ रहा है. तो हमने क्या किया, ये दो प्रॉब्लम से दोनों को ओवर एस्टिमेट करके दोनों के एरर्स को हमने कैंसिल कर दिया. फिर हम एस्टिमेट करते उसके साथ थ्रू जीएफआर. हमेशा जीएफआर के लिए याद रखिएगा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द सीरम क्रेटिनिन लेवल. सीरम क्रेटिनिन लेवल अगर ज़्यादा होगी तो जीएफआर कम होगा. ठीक है, सीरम क्रेटिनिन लेवल अगर नॉर्मल होगी, जैसे कि 1 पर नॉर्मल होती है, तो इसका मतलब है कि जीएफआर ज़्यादा होगा. ठीक है, उसके बाद पैरा अमाइनो हिप्रिक एसिड है. ये पैरा अमाइनो हिप्रिक एसिड भी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से सिक्रीट आउट होता है. ये भी यूज़ होता है टू एस्टिमेट रीनल प्लाज्मा फ्लो. तो वो भी हम जो है उसको भी देख रहे हैं कि अमाउंट जो है रीनल प्लाज्मा फ्लो, वहाँ पे हम दो तीन चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो. तो उसके लिए ज़रूरी था कि हमें पहले रीनल प्लाज्मा फ्लो मेंशन हो, पहले से हमारा जो एस्टिमेट किया हुआ हो टोटल ब्लड फ्लो को करने के लिए, और फिर क्रेटिनिन क्लियरेंस भी होनी चाहिए. उसके बाद हम जो है उस सब्जेक्ट की जो है वो रीनल प्लाज्मा फ्लो को भी एस्टिमेट कर पा रहे हैं. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली क्लियर हो जाते हैं फ्रॉम द किडनीज लाइक ग्लूकोज. कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे सोडियम है वो कुछ कम और 0.9% क्लियर हो रहा है, क्लियरेंस रेट है. क्लोराइड है, पोटेशियम, फॉस्फेट, इन्युलिन एंड क्लियरेंस, क्रेटिनिन क्लियरेंस. यहाँ तक किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज रेज योर हैंड. नो वन? कम से कम यही बता दें आप लोग को समझ आया हुआ है आपको.
चलें जी, गौर साहब, वेरी गुड, आपको समझ आया ना? अगर कोई कहता है इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं तो मैं थोड़ा सा इसको फिर एक रिकैप और कर दूं आप लोगों को समझाने के लिए। बहुत सिंपल सा है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सारे लिए हुए हैं तो ये क्लियरेंस जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हमें अगर ये पता है कि किडनी की जो है वो मुख्तलिफ फेजेस हैं जहाँ से जो वो फिल्ट्रेट गुजर के आता है, तो हमें रीनल प्लाज्मा फ्लो को भी एस्टिमेट करना पड़ता है। रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है नॉर्मली कितना होता है 585, फिर हम उसे एक्सट्रैक्शन रेशियो जो है 0.9 उसके साथ उसको फिक्स करते हैं। प्लाज्मा जो एक्सट्रैक्शन रेशियो है, पीएच का एक्सट्रैक्शन रेशियो, तो टोटल हमारे पास जो टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो 650 ml के करीब हो जाता है। रीनल प्लाज्मा फ्लो, यूरिन में इसकी कंसंट्रेशन हम देखेंगे, ठीक है, इसकी पीएच की देख रहे हैं हम, पीएच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है उसको देखने के लिए हम देखेंगे प्लाज्मा में कंसंट्रेशन पीएच की 0.01 है, यूरिन में इसकी कंसंट्रेशन 5.85 है, यूरिन फ्लो रेट इज 1 ml। पीएच की क्लियरेंस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हम देखेंगे कि पीएच जो है वो 5.85 mg पर ml इन यूरिन, उसकी कंसंट्रेशन उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यूरिन फ्लो रेट के साथ विच इज 1 ml पर मिनट। उसके बाद हम उसे डिवाइड कर देंगे इसकी पीएच की पैरामाइनोहिप्रिक एसिड की प्लाज्मा कंसंट्रेशन विच इज 0.01, सो वी विल गेट 585 ml पर मिनट, ठीक है। उसके बाद हम इसके एक्सट्रैक्शन रेशियो के साथ इसको फिर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो आ जाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो जिस 650 ml पर मिनट के हिसाब से। सो क्लियरेंस में जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इनुलिन, जो कि रूट्स ऑफ सम प्लांट्स ये एक्सट्रैक्ट होता है और उसे बनाया जाता है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के जरिए दिया जाता है। फिर ये एस्टिमेट कर रहा है इसको जीएफआर। उसके बाद हम सब्जेक्ट्स को देते हैं, देते तो खैर नहीं है, जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है वो चेक करते हैं, और इसमें हम ओवर एस्टिमेट जो हो रहा है इसका प्लाज्मा में कंसंट्रेशन और इसका एक्सक्रीशन जो रेट है ये, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। अगेन क्रेटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड टू एस्टिमेट जीएफआर। उसके बाद हम देखेंगे पैरामाइनोहिप्रिक एसिड है which is used to calculate a renal plasma flow। renal plasma flow के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन रेशियो भी जो है वो कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट किस तरह से हम कहते हैं कि हम इसमें डिफरेंस देखते हैं बिटवीन रीनल आर्टीरियल पीएच और रीनल वीनस पीएच के बीच में, ठीक है, उनको माइनस कर देते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं अगेन विद द रीनल आर्टीरियल पीएच कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। अब होता है क्या कि टोटल ब्लड फ्लो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमें पहले रीनल प्लाज्मा फ्लो हेमाटोक्रेट परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। अगर हम हेमाटोक्रेट को देखते हैं वो 0.45 है और टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो 650 है, तो हम आराम से टोटल ब्लड फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द बोथ केस। 650 क्या था, रीनल प्लाज्मा फ्लो था, 1 माइनस 0.45 हेमाटोक्रेट, इसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो को, तो फिर बाद में हमारे पास वो टोटल वैल्यू आ जाती है टोटल ब्लड फ्लो की 1182 ml पर मिनट, ठीक है। फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन, ये भी बड़ा सिंपल सा था कि टू नो द फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन वी फर्स्ट नो रीनल प्लाज्मा फ्लो और पीएच क्लियरेंस और इनुलिन क्लियरेंस। अगर हमें ये पता है रीनल प्लाज्मा फ्लो 650 है, जीएफआर जो 125 है, इनुलिन क्लियरेंस, तो हम फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जीएफआर में से डिवाइड कर देंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो को, तो हमारे पास क्या बचेगा, 125 इज जीएफआर, 650 इज रीनल प्लाज्मा फ्लो, so we'll get 0.19 is filtration fraction, ठीक है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन भी बड़ा सिंपल सा था। इसमें हमने क्या देखा था कि अगर इन्युलिन के साथ हम इसको एस्टिमेट करें, इन्युलिन के साथ किसी भी सब्सटेंस को इन्युलिन के साथ देखा जाए, तो अगर इन्युलिन के बराबर है एक्सक्रीशन के अंदर, दैट मींस दिस सब्सटेंस इज फिल्टर्ड, नॉट रीअब्सॉर्ब्ड और नॉट सिक्रेटेड। उसके बाद कोई भी सब्सटेंस अगर इन्युलिन के मुकाबले में एक्सक्रीशन में कम आ रहा है, दैट मींस दिस सब्सटेंस व्हिच इज फिल्टर्ड इज रीअब्सॉर्ब्ड समवेयर इन दिस रीनल ट्यूब्यूल्स। उसके बाद इसी इन्युलिन के साथ हम किसी और सब्सटेंस को या जैसे और सब्सटेंसेस को देख रहे हैं, अगर वो इन्युलिन के मुकाबले में ज़्यादा एक्सीट आउट हो रहा है, दैट मींस दिस सब्सटेंस इज सीक्रेटेड समवेयर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स एंड ऐड ऑन ड्यूरिंग एक्सक्रीशन रेट, ठीक है।
तो ये भी एक बड़ा अच्छा जो है वो एस्टिमेट हो जाता है। यहाँ तक ऑल क्लियर बच्चों? ठीक है, एक रिकैप भी कर दिया मैंने। इकरा को भी समझ आ गई हुई है, गोहर को भी आ गई हुई है। अच्छा जी, एवरीवन ऑल अंडरस्टैंड? ऐसे आज खामोशी छाई हुई है बच्चों की। अच्छा जी, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक है वो यूरिन कंसंट्रेशन डाइल्यूशन को जो है वो कल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह से अगर लेक्चर्स लेते रहे, कंटिन्यू हमारा रहा इंट्रैक्शन, बिल्कुल समझ आएगी इंशाल्लाह आप लोगों को। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।